पिछली क्लास में हमने जो है मुख्य रूप से अगर विद्रोह की बात करें तो तारापुर विद्रोह तक के पार्ट को कवर कर लिया था। आज जो है आज की क्लास में हम मेरिया विद्रोह से प्रारंभ करते हुए हम भूमकाल विद्रोह कैसे प्रारंभ हुआ वहां तक के पार्ट को कवर कर लेंगे और अगली क्लास में हमारा भूमकाल का विद्रोह यानी बस्तर रियासत कंप्लीट होगा, कांकेर रियासत कंप्लीट होगा और साथ में पूरा जो रियासतों का विलीनीकरण है वो पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा जो पूरा मॉडर्न हिस्ट्री वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर जितने भी हमारे एंशियंट पार्ट है वो छोटे छोटे हैं, एक ही दिन में दो दो तीन तीन राजवंश हो जाएगा। केवल कलचुरी में 2 से 3 दिन लगेगा। तो टोटल जो है 1 वीक आप मानकर चलिए उसमें हमारे ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए चालू करते हैं हम मेरिया विद्रोह या जिसको मारिया विद्रोह के नाम से जाना जाता है, जो कि 1842 से लेकर 1863 के समय हुआ था, वो वाला विद्रोह हम देखते हैं। देखिए मेरिया किसको बोला जाता है? मेरिया मुख्य रूप से जो है नर बलि प्रथा जो थी वो बोला जाता है। नर बलि प्रथा को उस समय मेरिया के नाम से जाना जाता था। क्लियर है? तो यहां पर मैं आपको थोड़ा सा बेसिक चीजें बता दूं। मेरिया विद्रोह जब हो रहा था तो उस समय राजा कौन थे? तो उस समय बस्तर के राजा थे जिसका नाम था भूपाल देव। और भूपाल देव की मृत्यु जो है 1853 में हो जाती तो भैरम देव शासक बनते हैं। यानी मेरिया विद्रोह 2 राजाओं के समय हुआ है, भूपाल देव और भैरम देव। विद्रोह तो एक ही बार हुआ है लेकिन राजा बीच में मृत्यु के कारण राजा चेंज हो गए थे। क्लियर है? इसका नेतृत्व करता है, जो मेरिया विद्रोह का नेतृत्व करता है वो है हिडमा मांझी। अब मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी बताता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, जैसे कि मैंने कल भी क्लास में आपको बताया था कि जो वहां के नागपुर के जो ब्रिटिश अधिकारी थे वो नागपुर शासकों के ऊपर दबाव बना रहे थे कि आप जो है यहाँ पर मेरिया से संबंधित कार्यवाही करो। ठीक है, तो और उसके बाद वो कार्रवाई के साथ साथ तो क्या करते हैं, चाल चलते हैं और दलगंजन सिंह को दीवान बनाकर भेज देते हैं बस्तर, ताकि फूट पड़ो और शासन करो की नीति वो यहां पर भी करे, क्योंकि वो 2 भाइयों की आपस में पड़ती नहीं थी। तो जब दलगंजन सिंह वहां से वापस आते हैं तो वो मुख्य रूप से 2-3 जब समय गुजरता है तो राजा के साथ जब उनकी बैठक होती है, जिस राजा का नाम है भूपाल देव और दलगंजन सिंह की जब बैठक होती है तो दलगंजन सिंह यहाँ पर भूपाल देव को बोलते हैं कि वो बार बार जो है आपको लेटर लिखकर यहाँ से मेरिया से संबंधित चीजों की जानकारी मांग रहे हैं और आप बार बार जो है उनको एक जानकारी भेज रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी मेरिया नहीं हो रहा है, तो वो क्यों आपको परेशान कर रहे हैं? आप सीधा उनको एक बार में जवाब दीजिए कि हमारे यहाँ ये सब चीज कुछ नहीं चल रहा है, यहाँ की नरबली नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। तब दलगंजन सिंह ये बोलते हैं किसको? भूपाल देव को। लेकिन भूपाल देव यहाँ पर लेटर दिखाते हैं कि एक सैनिक टुकड़ी जो है वहां से वापस, मतलब अंग्रेज जो है और नागपुर के शासक एक सैनिक टुकड़ी को यहाँ पर भेज रहे हैं। उस सैनिक टुकड़ी में मुख्य रूप से कौन कौन से सैनिक शामिल है? मुस्लिम सैनिक शामिल है और अरबी सैनिक शामिल है। ये एक सैनिक टुकड़ी वो वहां से निकल चुकी नागपुर से, जो आकर यहाँ पर रहेगी। ये दलगंजन सिंह को जानकारी देते हैं कौन? भूपाल देव। अब यहाँ पर जो है भूपाल देव ये जानकारी देते हैं तो दलगंजन सिंह बोलते हैं आपको जो करना है करो, मैं दीवान का पद छोड़ के जा रहा हूं जयपुर के शासक के पास। अब दलगंजन सिंह महल से निकलकर अपने क्षेत्र में जाने लगते हैं, डोंगर के क्षेत्र में। तब वहां पर भूपाल देव को पता रहता है ये डोंगर के क्षेत्र में जाएंगे और वहां से जयपुर जा सकते हैं। तो इसी के लिए भूपाल देव क्या करते हैं, अपने 2 मंत्रियों को, जिसका नाम रहता है देशबंधु और जगन्नाथ बहिरदार, देशबंधु और जगन्नाथ बहिरदार को भेजते हैं दलगंजन सिंह के पास। और वो दलगंजन सिंह के पास जब जाते हैं और बोलते हैं कि राजा आपको जयपुर जाने से मना कर रहे हैं, तो दलगंजन सिंह गुस्से में आकर क्या करता है, एक दिन पहले तो इनको पूरे बेड़ियों से बांध देते हैं और बेड़ियों में बांधने के बाद इनकी बातें सुनते हैं और पूरा 1 दिन तक उनको सर के बल जो है मिट्टी में गाड़ देते हैं। मतलब आप बोल लीजिए सर केवल बाहर है, बाकी पूरा शरीर मिट्टी के अंदर रहता है। और ये जब और रात को जो है इनको छोड़ते हैं। जब ये वापस जाकर अब भैरव यहाँ पर जाकर भूपाल देव को पूरी जानकारी देते हैं कि दलगंजन सिंह ऐसा ऐसा किए हैं, तो भूपाल देव अंततः एक लेटर लिखते हैं नागपुर के राजाओं के पास। नागपुर के राजा के पास लेटर लिखते हैं कि जो बस्तर रियासत में जो भी प्रॉब्लम विद्रोह हो रहे हैं उसका मेन कारण दलगंजन सिंह है, तो आप दलगंजन सिंह को गिरफ्तार कीजिए। अब यहाँ पर जो है नागपुर के शासक दलगंजन सिंह को लेटर लिखते हैं, समन भेजते हैं कि आप अपनी हाजिरी उपलब्ध कराओ। एक बार भेजते हैं, कोई जवाब नहीं देते, दूसरी बार भेजते हैं, कोई जवाब नहीं देते। तब नागपुर के शासक क्या करते हैं
कि एक सेना जो है भेजते हैं दलगंजन सिंह को गिरफ्तार करने के लिए, और वो सेना दलगंजन सिंह को गिरफ्तार करके भेज दी जाती है, गिरफ्तार करके नागपुर ले जाती है, और वहां फिर से दलगंजन सिंह को 18 महीने की जेल की सजा सुनाई जाती है। तो ये एक बेसिक स्टोरी है। अब यहाँ पर क्या था, जैसे दलगंजन सिंह को दीवान के पद से, क्योंकि वो जेल में चले गए, तो अब दीवान बनाकर भेजा जाता है वामन राव को। ठीक है, वामन राव बस्तर के दीवान बनते हैं। अब देखिए अंग्रेज नियुक्ति कर रहे हैं वामन राव की, वामन राव बस्तर के दीवान बनाकर भेज दिए जाते हैं। अब वामन राव जब दीवान बनते हैं तो उस समय तक जो है एक सैनिक टुकड़ी भी आ गई रहती है। उस सैनिक टुकड़ी में जो है मुस्लिम और अंग्रेज सैनिक, मुस्लिम और अरबी सैनिक रहते हैं। वो किसको घेरे रहते हैं, दंतेश्वरी मंदिर को घेरे रहते हैं, क्योंकि उनका शक, क्योंकि अंग्रेजी यही तो बोल रहे थे कि दंतेश्वरी मंदिर में नरबली की प्रथा हो रही है। तो यहाँ पर वो सैनिक जो है, सैनिक टुकड़ी आकर खड़ी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो मंदिर है वो हिंदू मंदिर है और सैनिक जो है वो मुस्लिम सैनिक है। तो ये मुस्लिम सैनिक को मंदिर की घेराबंदी तो करके रखते ही थे, साथ ही साथ क्या करते थे, जो आसपास की मुड़िया जनजाति की महिलाएं थी उनका बलात्कार भी कर रहे थे। ठीक है, तो ये जो है पूरी तरीके से ये क्षेत्र जो है बर्बाद होने की स्थिति में जा रहा था। तो यहाँ पर जो है हिड़मा मांझी के नेतृत्व में जो है फिर विद्रोह प्रारंभ हो जाता है, और यहाँ इस विद्रोह को वामन राव जो है शांत करने में असफल हो जाते हैं, क्योंकि मुड़िया बहुत ज्यादा संख्या में वहां पर उपस्थित थे, और क्योंकि जंगली क्षेत्र था तो वो छुप छुप कर आक्रमण कर रहे थे। इसी के लिए वामन राव जो है रायपुर से सैनिक सहायता मांगते हैं। तो रायपुर के उस समय प्रमुख रहते हैं शेर खां, ऐसा माना जाता है, और रायपुर के तहसीलदार थे उस समय। तो शेर खां जो रहते हैं उसके नेतृत्व में एक सेना, लेकिन ऐसा प्रमाण कहीं नहीं है ना, बुक में लिखा हुआ मिलता है तहसीलदार थे। तो रायपुर के जो तहसीलदार रहते हैं शेर खां, उनके नेतृत्व में एक सेना वहां पर जाती है, और एक ब्रिटिश सैनिक रहते हैं कैंपबेल, उनके नेतृत्व में सेना जाती है यहाँ पर बस्तर की ओर। तो यहाँ पर जाकर मुख्य रूप से जो सेना रहती है वो विद्रोह को शांत करती है। ठीक है, और जो हिड़मा मांझी रहते हैं उनको पकड़ लिया जाता है। हिड़मा मांझी वहां से फरार हो जाते हैं, और जितने मुड़िया, जितने जनजाति के वहां पे लोग रहते हैं उनको गिरफ्तार किया जाता है, और इस विद्रोह का बहुत गंदे तरीके से दमन किया जाता है। जितने भी आदिवासी जिनको भी गिरफ्तार किया जाता है उनको कोड़े से मारा जाता है, महिलाओं के साथ अंग्रेज सैनिक, मराठा सैनिक और जितने भी ये मुस्लिम सैनिक ये सब बलात्कार करते हैं। तो बहुत गंदे तरीके से इस विद्रोह को दबाने का प्रयास किया जाता है। तो अंत में क्योंकि नेता फरार हो जाते हैं वहां से, और जितने भी मुड़िया आदिवासी रहते हैं उनका शोषण किया जाता है, तो इस तरीके से विद्रोह जो है शांत रहते, मतलब खत्म किया जाता है। और मुख्य रूप से 1842 से 63 तक जो है विद्रोह तो मुश्किल से 1-1.5 साल में खत्म हो जाता है, लेकिन 1863 तक एक सैनिक टुकड़ी हमेशा के लिए खड़े रहती है दंतेश्वरी मंदिर के बाहर। तो इस तरीके से जो है आपका मेरिया विद्रोह खत्म होता है। मेरिया का बस आपसे पेपर में प्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट ये है कि उस समय दीवान कौन था, दलगंजन सिंह था। इसका नेतृत्व किसने किया था मेरिया विद्रोह का, तो वो नेतृत्व किया था हिड़मा मांझी ने। कौन सा विद्रोह सबसे लंबे समय तक चला था, तो मेरिया विद्रोह ही सबसे लंबे समय तक चला था, क्योंकि 42 से 63 माना जाता है, लेकिन वो विद्रोह तो 1 से 1.5 साल था। लेकिन सैनिक टुकड़ी यहाँ पर मौजूद थी, तो वहां पर कहीं ना कहीं विद्रोह का भाव हमेशा ही पनपता रहा, इसलिए इसको 1842 से 1863 लेना है। तो सबसे लंबे समय तक चलने वाला विद्रोह मेरिया विद्रोह को ही लेके चलना है। क्लियर है। तो यहाँ पर जो है एक चीज और बता दूं, मेरिया विद्रोह जब चल रहा था तो उसमें जांच के लिए एक अंग्रेज अधिकारी आए थे, यानी जो विद्रोह खत्म कैसे हुआ वो मैं बता रहा हूं। जांच के लिए एक अंग्रेज अधिकारी आए थे जिनका नाम था मैकविकार, या कहीं कहीं पे मैकफर्सन नाम मिलता है। ये नाम अलग अलग मिलता है, कहीं मैकविकार कहीं मैकफर्सन। तो ये ब्रिटिश अधिकारी जो है यहाँ पर जांच करने के लिए आते हैं, तो वो ये पाते हैं जांच में कि जब दंतेश्वरी मंदिर में इतने साल से सैनिक टुकड़ी खड़ी है तो वहां तो नरबली तो होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, क्योंकि सैनिक तो घेरे हुए हैं। तो अंत में मैकफर्सन की रिपोर्ट के आधार पर वो सैनिक टुकड़ी हटाई जाती है 1863 में। क्लियर है। तो ये है आपका पूरा मेरिया विद्रोह। अब हम देखते हैं कि भूपाल देव की मृत्यु हो जाती है 1853 में, और भूपाल देव के बाद शासक बनते हैं भैरम देव 1853 में। तो जब भैरम देव शासक बनते हैं तो भैरम देव क्योंकि उस समय छोटे रहते हैं, उनको वो वयस्क नहीं रहते, तो जो भैरम देव की माता रहती है वो अंग्रेजों से यहाँ पर निवेदन करती है, क्योंकि भैरम देव जो है वो अभी छोटे हैं, तो आप जो है बस्तर के दीवान को बदलिए, और जो दलगंजन सिंह जो वहां पर आपने गिरफ्तार करके रखा हुआ है, दलगंजन सिंह को छोड़ दीजिए, और दलगंजन सिंह जो है यहाँ पर आके इनके संरक्षक को बनेंगे और दीवान रहेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर भैरम देव जो रहते हैं जब शासक बनते हैं तो दलगंजन सिंह वापस बस्तर के दीवान बनते हैं,
क्योंकि यहाँ पर जो भैरमदेव की माता रहती है वो अंग्रेजों से निवेदन करती है। जैसे कि आपको पता है अब 1853-54 काल आया, डलहौजी की हड़प नीति के तहत मराठा खत्म हो गए और जो है अंग्रेजों के अधीन आ गए वो, तो अंग्रेजी शासन पूरे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रांत में आ गया था। तो इस कारण जो है यहाँ पर अंग्रेजों से निवेदन किया जा रहा है और अंग्रेज जो रहते हैं वो राजमाता की जो है बात को मानते हैं और दलगंजन सिंह को दोबारा बस्तर का दीवान बनाकर भेज देते हैं। भैरमदेव के समय ही जो है 1865 में रियासत का दर्जा मिलता है इस जमींदारी को, बस्तर जमींदारी को रियासत का दर्जा भैरमदेव के समय ही मिलता है। क्लियर है। अब यहां पर दीवान, क्योंकि भैरमदेव छोटे रहते हैं और दीवान जब दलगंजन सिंह आते हैं उनके संरक्षक बनकर, वो पूरे प्रशासन में अपना नियंत्रण स्थापित करते हैं। ना तो वो भैरमदेव को शिक्षा देते हैं, ना उनको प्रशासनिक कुछ समझ सिखाते हैं। तो आप बोल लीजिए भैरमदेव जो थे दलगंजन सिंह से बहुत ज्यादा डरते थे, ठीक है, और वो दीवान का जो फैसला होता था वही फाइनल होता था, भैरमदेव का कोई महत्वपूर्ण फैसला नहीं होता था। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या होता है, इसी समय जो है इलियट का बस्तर दौरा होता है 1856 में, यानी चार्ल्स इलियट जो मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के डिप्टी कमिश्नर बनते हैं, तो ये चार्ल्स इलियट 1856 में बस्तर का दौरा करते हैं, आपको ये भी याद रखना है। और उस समय यहाँ के शासक कौन थे, भैरमदेव थे। अब देखते हैं लिंगागिरी का विद्रोह जो कि भैरमदेव के समय हुआ। तो भैरमदेव के समय अगर हम देखें मुख्य रूप से 4 विद्रोह हैं, लिंगागिरी का विद्रोह, फिर पढ़ेंगे कोई विद्रोह, और उसके बाद पढ़ेंगे मुड़िया विद्रोह, और आखिरी में पढ़ेंगे रानी चोरिस का विद्रोह। ठीक है, तो ये जो है भैरमदेव के समय हुआ है। अब देखते हैं यहाँ पर लिंगागिरी का विद्रोह 1856। अब क्या होता है, लिंगागिरी एक तालुका रहता है, ठीक है, उस तालुके के तालुकेदार रहते हैं धुरवा राव। ठीक है, तो ये धुरवा राव जो रहते हैं मुख्य रूप से अपने आसपास के जो तालुकेदार जमींदार रहते हैं उनको इकट्ठा करते हैं और ये बोलते हैं, देखिए किस तरीके से जब से ब्रिटिश शासन आया है हमारा राजा जो है वो दब्बू टाइप का हो गया है, वो हमारे राजा की कोई बात सुनते नहीं, यानी पूरा प्रशासनिक नियंत्रण किस तरीके किसका हो गया है, अंग्रेजों का हो गया है। यानी कोई बाहरी व्यक्ति आकर हमारे क्षेत्र में शासन कर रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, हमारे लिए राजा ही सब कुछ है, हम अपने राजा को स्वतंत्र कराएंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो है बाहरी लोगों को, अंग्रेजों को बाहर करने के लिए बस्तर से यहाँ पर एक रणनीति तैयार की जाती है कि किस तरीके से हम अंग्रेजों का विरोध करेंगे। तो उसके नेता रहते हैं धुरवा राव, जिनकी जनजाति माड़िया, मतलब जो इस लिंगागिरी के विद्रोह में जिन जनजाति के लोग शामिल होते हैं वो है माड़िया और दोरला। यानी धुरवा राव के नेतृत्व में माड़िया जनजाति और दोरला जनजाति मिलकर जो है इस विद्रोह को करती है। आपको ये पॉइंट याद रखना है। ठीक है, और कारण क्या है, अंग्रेजों को क्षेत्र से बाहर करने के लिए। अब यहाँ पर देखते हैं कि इस विद्रोह में, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया केवल धुरवा राव नहीं थे, आसपास के जमींदारी और तालुके के नेता भी शामिल थे। तो यहाँ पर जो है लिंगागिरी तालुका, जिसके तालुकेदार थे धुरवा राव, वो इसके एक नेता थे। दूसरे थे भोपालपट्टनम जमींदारी के बेटे, मतलब भोपालपट्टनम जमींदारी का जो जमींदार था उसका बेटा, जिसका नाम था यादव राव। फिर है मोनमपल्ली तालुकेदार, मोनमपल्ली का तालुका जिसके तालुकेदार थे बाबू राव, और मोनमपल्ली का जो तालुका था वो किसके अंतर्गत आता था, अहिरी जमींदारी के अंतर्गत। ठीक है, अहिरी जमींदारी की जो जमींदारनी थी उसका नाम था लक्ष्मीबाई। ठीक है, तो अहिरी जमींदारी में जो फीमेल थी, जो जमींदार थी, उसका नाम था लक्ष्मीबाई। और अरपल्ली जमींदार का जो था, अरपल्ली जमींदारी से जो है वेंकट राव, ये जो थे मुख्य रूप से इस विद्रोह में शामिल होने वाले थे। क्लियर है, फिर से बता दूं, वेंकट राव, बाबू राव, यादव राव और धुरवा राव, इन्होंने मिलकर रणनीति बनाई लिंगागिरी के विद्रोह की। अब क्या किए, मेन जो लीडर थे, इन चारों में भी जो मेन लीडर थे वो थे धुरवा राव, जिन्होंने लिंगागिरी के विद्रोह के समय मुख्य रूप से अंग्रेजों का विद्रोह किया। अब देखिए, अब अंग्रेजी सैनिक टुकड़ी जो है, क्योंकि बस्तर में भी किसका शासन है, अंग्रेजों का शासन हो गया है, अब सैनिक टुकड़ी बस्तर में आना जाना कर रही थी। तो यहाँ पर धुरवा राव की रणनीति यही थी कि वो कभी भी जो है यहाँ पर अंग्रेजी सैनिकों के ऊपर प्रहार करेंगे और अंग्रेजों को इतना प्रताड़ित करेंगे कि वो डर के यहाँ पर भाग जाए। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक ब्रिटिश सेनापति रहते हैं रॉबर्टसन। ठीक है, ब्रिटिश सेनापति रहते हैं रॉबर्टसन।
और मतलब जो उस समय आसपास के क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारी थे। तो यहाँ पर एक चितलनार की पहाड़ी रहती है। चितलनार की पहाड़ी में क्या करते हैं, ध्रुवा राव अपने आदिवासियों के साथ खड़े होते हैं और नीचे से जो है एक सैनिक टुकड़ी वहां से गुजरते रहती है। ठीक है, ध्रुवा राव पहाड़ी में रहते हैं और नीचे से सैनिक टुकड़ी गुजरते रहती है। तो उनकी रणनीति रहती है कि हम ऊंचे में रहेंगे, वो नीचे में रहेंगे, हम यहां से जो है अपनी तीर मारेंगे और वो अधिक से अधिक उनको नुकसान पहुंचाएंगे। तो चितलनार से जैसे ही सैनिक टुकड़ी निकलने लगती है, ध्रुवा राव के जितने भी आदिवासी रहते हैं पहाड़ों से जो है तीर मारना चालू करते हैं और उसमें कई ब्रिटिश जो सेनापति रहते हैं, सैनिक रहते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। अब रॉबर्टसन जो है वहां से बच के किस तरीके से बच के वहां से निकल लेते हैं और जो पहुंचते हैं वो किसके पास, भोपालपट्टनम के जमींदार के पास। अब देखिए यहाँ पर भोपालपट्टनम के जो जमींदार के पास पहुंचते हैं तो मैं जैसे जो भोपालपट्टनम का जमींदार था वो अंग्रेजों का पिट्ठू था, यानी अंग्रेजों का चमचा था, लेकिन जो भोपालपट्टनम जमींदार का बेटा था वो ध्रुवा राव का दोस्त था। तो यहाँ पर जब रॉबर्टसन पहुंचते हैं कि ऐसे ऐसी घटना हुई है, तो वहां पर भोपालपट्टनम जमींदार जो रहता है वो उनको समझाता है कि आपको किस तरीके से घेरा गया है वहां पर चितलनार की पहाड़ी पर। तो यहाँ पर जो है मुख्य रूप से जो भोपालपट्टनम के जमींदार रहते हैं वो अंग्रेजों के साथ मिल जाते हैं, लेकिन यादव राव क्योंकि गुस्सा हो जाते हैं कि उनके पिता जो अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं, यादव राव वहां से भागकर आ जाते हैं ध्रुवा राव के पास। ठीक है, और आकर पूरी सूचना दे देते हैं कि वैसा वैसा होने वाला है। लेकिन जब यादव राव निकलते रहते हैं उसको उनके पूरे प्लान की जानकारी नहीं रहती, तो वो तो अंग्रेज यहाँ पर ये प्लान बनाते हैं, क्योंकि जो ध्रुवा राव है वो कहां पर बैठे हैं, मुख्य रूप से वो बैठे हैं चितलनार की पहाड़ी पर। तो ध्रुवा राव यहाँ पर जो है चितलनार की पहाड़ी में, उनका जो लिंगागिरी का तालुका है वो तो चितलनार की पहाड़ी से दूर है। तो यहाँ पर रॉबर्टसन और भोपालपट्टनम के जमींदार एक रणनीति बनाते हैं कि रॉबर्टसन बोलते हैं हम पीछे दूसरे रास्ते से जाते हैं लिंगागिरी, और जो वहां के जितने भी घर हैं उसको जलाएंगे, और जितने भी महिलाएं हैं, क्योंकि जो लिंगागिरी तालुके के प्रमुख कौन है, ध्रुवा राव, उनकी पत्नी, उनके बच्चे और आसपास जितने आदिवासी उनके महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों को हम कैद कर लेंगे। ठीक है, तो ये रणनीति बनाते हैं हमारे जो रॉबर्टसन रहते हैं। अब भोपालपट्टनम जमींदार और रॉबर्टसन मिलकर वही काम करते हैं, लिंगागिरी के सभी महिलाओं, बच्चों को कैद कर लेते हैं। और उनको जो है अब रॉबर्टसन जानता है कि वो चितलनार की पहाड़ी में बैठे हैं, तो वही चितलनार की पहाड़ी में लेकर उन सबको जाता है नीचे रास्ते में, और ऊपर चितलनार की पहाड़ी में वो बैठे रहते हैं ध्रुवा राव। ठीक है, तो दूर से देखते हैं ध्रुवा राव की पूरे बुजुर्ग वहां पर आ रहे हैं, उनके परिवार वहां पर है। तो ये सब देखकर ध्रुवा राव जो है वो आत्मसमर्पण करने का निर्णय ले लेते हैं, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि उनके कारण जो है और किसी बुजुर्गों को, महिलाओं को नुकसान हो। इसी के लिए जो है मुख्य रूप से ध्रुवा राव ये निर्णय लेते हैं कि वो आत्मसमर्पण करेंगे, लेकिन जो यादव राव रहते हैं वो उनको रोकने का प्रयास करते हैं कि आप मत जाओ करके। तो तब ध्रुवा राव यहाँ पर बोलते हैं कि एक ध्रुवा राव अगर जा रहा है तो बाकी आदिवासी भी ध्रुवा राव हैं, सब ध्रुवा राव हैं। ठीक है, तब ध्रुवा राव जाकर रॉबर्टसन के पास पहुंचते हैं। रॉबर्टसन जो है अपनी बंदूक जो पकड़े रहते हैं उससे उनके सर में जो है मारते हैं, और उनको पकड़ कर जो है वहीं पर एक पेड़ रहता है, वहीं पर ध्रुवा राव को फांसी में लटका दिया जाता है। और पेड़ इतना ऊंचा रहता है कि वहां से सबको वो दिखे, सब आदिवासियों को। तो ध्रुवा राव को यहाँ पर मार दिया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ध्रुवा राव की जो है यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर बाकी लोग जो आदिवासियों पेड़ से, क्योंकि जैसे रणनीति रहती है वो जितने भी परिवार को पकड़े रहते हैं वो सबको मारते हैं अंग्रेज, ऐसा नहीं कि उनको छोड़ देते हैं, सबको मारते हैं। तब यहां से यादव राव, बाबू राव, जो भी यहाँ पे नेता थे वहां से भाग जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, लिंगागिरी का विद्रोह तो यहाँ पे खत्म हो जाता है, लेकिन अभी भी नेता बचे हैं। कौन? बाबू राव बचे हैं, वेंकट राव बचे हैं, यादव राव बचे हैं। अब यहाँ पर जाते हैं किसके पास, यहाँ पर मुख्य रूप से जो अंग्रेज अधिकारी रहते हैं वो जाते हैं अहिरी जमींदारी की जो लक्ष्मीबाई रहते हैं उसके साथ चाल चलते हैं कि आप जो है किसको बुलाओ, आप जो है यादव बाबू राव को बुलाओ, क्योंकि जो अहिरी जमींदारी के अंतर्गत ही मोनमपल्ली तालुकेदारी आ रही थी। तो आप बोलिए कि मेरे को आदिवासियों के प्रति सहानुभूति है और मैं भी आपके साथ विद्रोह में शामिल होने चाहती हूँ। तो अहिरी जमींदारी की जो प्रमुख रहती लक्ष्मीबाई, वो सूचना भेज देती है किसको, वो सूचना भेजती है बाबू राव को कि मैं जो है आपके साथ
मेरा आदिवासियों के प्रति सहानुभूति है, मैं आपके साथ शामिल होना चाहती हूँ। तो बाबू राव जो है वो मिलने पहुंचते हैं किससे, अहिरी जमींदारी के जमींदारीन से, और वहां पर रॉबर्टसन पहले से मौजूद रहते हैं। यहाँ पर बाबू राव को पकड़ लिया जाता है और उनको फांसी दे दी जाती है। ठीक, अब बचते हैं वैसे ही यादव राव। तो यादव राव को जो है उनके पिता ही जो भोपालपट्टनम के जमींदार रहते हैं वही यादव राव को पकड़वाते हैं और यादव राव को भी फांसी की सजा हो जाती है। ठीक है, ये सब घटना होती है 1858 में, यानी यादव राव को उनके पिता ने ही पकड़वाया था। क्लियर है। तो अंग्रेज क्या करते हैं, उपहार स्वरूप जो लिंगागिरी की जमींदारी रहती है वो दे देते हैं किसको, भोपालपट्टनम के जमींदार को, यानी लिंगागिरी का जो तालुका है वो चले जाता है भोपालपट्टनम जमींदारी के अंतर्गत। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो वेंकटराव बचे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर अरपल्ली जमींदार, वेंकटराव आ जाते हैं बस्तर दरबार में। ठीक है, और वहां के जो बस्तर के राजा रहते हैं भैरम देव और दीवान रहते हैं दलगंजन सिंह, वो छुपा कर रखते हैं वेंकटराव को। तो अंत में जो है रॉबर्टसन जो है उनको कहीं से सूचना मिलती है कि वेंकटराव को जो है इन्होंने छुपा कर रखा है, तो वो वापस दरबार आते हैं, बस्तर दरबार, और राजा के ऊपर दबाव बनाते हैं कि आप जो है उनको हमारे सामने पेश कीजिए। तो अंत में राजा झुकता है और वेंकटराव को वहां पेश किया जाता है, वेंकटराव को पकड़कर भी मार दिया जाता है। तो यहाँ पर पूरा लिंगागिरी का विद्रोह खत्म हो जाता है। लिंगागिरी का विद्रोह तो 1856 में खत्म हो जाता है, लेकिन ये 1858 में अन्य नेता की भी मृत्यु होती है। अब हम अगला विद्रोह देखने वाले हैं, कोई विद्रोह 1859। ठीक है, तो कोई जो है मुख्य रूप से वहां पे जो बस्तर के आसपास में जो मुख्य रूप से दोरला जनजाति और डंडामी माड़िया जनजाति रहती थी, उनको मिलाकर अंग्रेज कोई बोलते थे। किसको किसको, दोरला और डंडामी माड़िया, इन दोनों को मिलाकर क्या बोला जाता था, कोई बोला जाता था। तो यहां पर क्या हुआ कि बस्तर के क्षेत्र में जो है मुख्य रूप से हम पढ़ते हैं साल वृक्ष के लिए विद्रोह हुआ था, लेकिन जो मेन विद्रोह हुआ था वो सागौन के लिए हुआ था। ठीक है, जो नारा हम पढ़ते हैं साल वृक्ष के पीछे एक सर, लेकिन एक्चुअल नारा था एक वृक्ष के पीछे एक सर। क्योंकि क्या हो रहा था, इस समय हैदराबाद में अंग्रेजों के द्वारा रेल लाइन बिछाई जा रही थी। ठीक है, तो रेल लाइन बिछाने के लिए जो है बस्तर के आसपास के क्षेत्र से उनको लकड़ियां चाहिए थी। ठीक है, जो रेलवे के स्लीपर बनाने के लिए काम आती थी। तो यहाँ पर वो रेलवे के स्लीपर बनाने के लिए वो बस्तर के वनों की कटाई कर रहे थे, और यहाँ पर जब और जो ठेकेदार था जिसको कटाई का वहां पर ठेकेदारी मिली थी, उसका नाम था, यहाँ पर दो ठेकेदार थे। मुख्य रूप से बस्तर के जो जंगल कटाई का जो ठेका था वह हैदराबाद के निजाम के आदमियों को मिला था, और जो ठेकेदार थे उनका नाम था हरिदास और भगवान दास। हरिदास और भगवान दास ये दोनों जो थे हैदराबाद के निजाम के अंतर्गत काम करते थे और ठेकेदार थे। क्योंकि ठेका हैदराबाद के निजाम को मिला था, इसी के लिए आदिवासी जो है इसका विद्रोह कर रहे थे कि ठेका जो है, ठेका लकड़ी हमारी, ठेका किसी बाहर के व्यक्ति को, आप जो है लकड़ी हमसे कटवा, हम लकड़ी जो है हमारी तो माता के स्वरूप है, हम उसकी पूजा कर रहे हैं, आप उसको कटवा रहे हो, हमसे जंगल में काम करवा रहे हो, उसका भी कोई पैसा नहीं दे रहे, लकड़ी भी हमारी काट के जा रहे हो, उसका भी हमको कोई पैसा नहीं मिल रहा है, यानी आप बेगारी में हमसे काम करवा रहे हो और जो पूरा फायदा है वो हैदराबाद के निजाम को दे रहे हो। तो इसी के लिए जो है यहाँ पर चालू होता है कोई विद्रोह, क्योंकि हरिदास और जो भगवान दास थे ये दोनों ठेकेदार तो थे, लेकिन ये जो है काफी प्रताड़ित करते थे आसपास की जो जनजाति की महिलाएं थी उनको, बच्चों को, बुजुर्गों को। तो यहाँ पर जो है इसके नेतृत्व करता थे भोपालपट्टनम के मांझी जिसका नाम था राम भोई, भीजी का मांझी जिसका नाम था जुग्गा राजू और जुग्गा राजू और जुम्मा राजू, और फोतकेल के मांझी थे जिसका नाम था नागुल दोरला और पुनिया दोरला। ठीक है, तो ये इन लोग भोपालपट्टनम के मांझी राम भोई, डायरेक्ट कहीं कहीं पे जमींदार लिखा मिलता है लेकिन वो मांझी थे। ठीक है, भीजी के मांझी जुग्गा राजू और जुम्मा राजू, और फोतकेल के मांझी नागुल दोरला और पुनिया दोरला, इन्होंने मिलकर जो है कोई विद्रोह प्रारंभ किया, और इनकी एक आम सभा होती है फोतकेल में, और फोतकेल में ये सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि हम जो है यहाँ पर इस विद्रोह को करेंगे और हम अपनी जमीन की जो जंगल की लकड़ी है हम बाहर नहीं जाने देंगे। तो यहाँ पर अपने वृक्षों को बचाने के लिए उन लोग ने एक नारा देते हैं, एक वृक्ष के पीछे एक सर। अब क्या करते हैं, और ये इसकी सूचना बस्तर के दरबार में भी पहुंचा देते हैं,
अंग्रेज अधिकारियों को भी दे देते हैं। ठीक है, और तो क्योंकि बस्तर में इस समय आप देखिए कौन सा समय चल रहा है 1859 का, तो इस समय बस्तर के जो दीवान रहते हैं दलगंजन सिंह और राजा रहते हैं भैरमदेव, तो दलगंजन सिंह भी नहीं चाहते थे कि कोई बाहरी व्यक्ति यहां से लकड़ियां लेके जाए। तो दलगंजन सिंह सूचना मिलने के बाद भी शांत रहते हैं, विद्रोह को दबाने की कोई कोशिश नहीं करते हैं। तो अंग्रेज अधिकारी जो रहते हैं जब उनके पास सूचना पहुंचती है तो अंग्रेज अधिकारी, क्योंकि वहां पे एक आरा मिल लगाए थे बस्तर में के जंगलों में लकड़ी काटने के लिए, तो वहां पर आरा मिल के सामने जो है सैनिकों की नियुक्ति कर देते हैं, बंदूक पकड़े 2-3 सैनिक रहते हैं, उनकी नियुक्ति की जाती है कि वो आरा मिल के बाहर खड़े रहेंगे। अब यहाँ पर अगले दिन सूचना जब ये पहुंच जाती है कि उन लोग विद्रोह करने का निर्णय ले लेते हैं, सबको बता देते हैं। जब अगले दिन सैनिकों की वहां नियुक्ति होती है और आरा मशीन में फिर लकड़ी काटने का काम होता है, तो वहां पे आदिवासी पहुंच जाते हैं और तीर कमान से जितने भी सैनिक खड़े रहते हैं सबको मार देते हैं। जो आरा मशीन में वो काम करते रहते हैं मजदूर, उनको भी मार देते हैं। ठीक है, फिर अंग्रेज इस क्षेत्र से इतना खौफ में आ जाते हैं कि वो वहां पर अंत में जो है ब्रिटिश अधिकारी ग्लसफर्ड जिनका नाम रहता है, ग्लसफर्ड जो है वो यहाँ पर ये निर्णय लेते हैं, बस्तर में पहुंचते हैं। बस्तर के दरबार में दलगंजन सिंह से उनकी बात होती है, तो दलगंजन सिंह से पूछते हैं कि इस विद्रोह को कैसे शांत किया जा सकता है। तो दलगंजन सिंह बोलते हैं क्योंकि जो बस्तर के जंगल है वो आदिवासियों अपनी माता की तरह उसको पूछते हैं या उनको देवता मानते हैं, तो आप एक काम कीजिए, जो हैदराबाद के निजाम का जो आपने ठेका दिया है वो उसको कैंसिल कर दो और उसके बाद जो है बस्तर के किन्हीं आदिवासियों को ही ठेका दो और वो बस्तर के राजा के अधीन रहकर काम करेंगे। तो इस तरीके से ग्लसफर्ड ये निर्णय लेते हैं कि जो हैदराबाद के निजाम को ठेका मिला रहता है लकड़ी काटने का, उनको खत्म कर देते हैं और उसके बाद जो है तुरंत जो है किसी को ठेका भी नहीं देते लकड़ी काटने का। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर ये कोई विद्रोह एक सफल विद्रोह होता है जिसमें जो बस्तर में लकड़ी कटाई का कार्यक्रम होता रहता है वो बंद हो जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पर जो है कोई विद्रोह खत्म होता है जिसके नेता मुख्य रूप से जो नाम पेपर में आता है नागुल दोरला, क्योंकि पोतकेल में ही मीटिंग होती है और पोतकेल के मांझी नागुल दोरला ही रहते हैं। तो बाकी नाम भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पेपर में आ जाता है राम भोई, जुक्का राजू, जुम्मा राजू, नागुल दोरला, कुनिया दोरला। और याद रखिएगा कोई जो है वो दोरला और दंडामी माड़िया जनजाति को मिलाकर, अंग्रेज इनको मिलाकर कोई बोलते थे। ठीक है, अगला हम विद्रोह देखते हैं जिसको मुड़िया विद्रोह के नाम से जाना जाता है। मुड़िया विद्रोह हुआ था 1876 में। उसके बीच क्या होता है, जो बस्तर के दीवान रहते हैं जिसका नाम रहता है दलगंजन सिंह, उनकी 1862 में मृत्यु हो जाती है। दलगंजन सिंह की 1862 में मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे मुड़िया विद्रोह का हमको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, तभी हम इस विद्रोह को थोड़ा अच्छे से समझ पाएंगे कि जो मुड़िया विद्रोह है मुख्य रूप से इसलिए होता है, जैसे दलगंजन सिंह के समय क्या होता है, जब भू राजस्व व्यवस्था बस्तर की रहती है वो इस तरीके से थी जिसे पटेली अर्थव्यवस्था बोला जाता था। ठीक है, यानी क्या होता था कि भूमि की जितनी उपज होगी उसका जितना दाम होगा उसको बेचेंगे और जो लगान होगा तो वो जो मुख्य रूप से किसान जो है जो अपनी भूमि में पैदावार कर रहे हैं वो किसान जो है सीधा राजा को जो है अपनी उपज का हिस्सा देंगे। ठीक है, यानी जो लगान है तो वो सीधा किसान से किसके पास जाएगा, राजा के पास जाएगा। और राजा के पास जाने के लिए बीच में एक व्यक्ति नियुक्त किया गया था जिसका नाम था पटेल। तो पटेल ही क्या करता था, गांव गांव में घूमकर जो है लगान तय करता था, जिसकी फसल अच्छी होती थी उससे ज्यादा लगान, जिससे कम होती थी उससे कम लगान। ठीक है, यानी वो जो लगान था वो फ्लक्चुएट हो सकता था फसल के हिसाब से। ठीक है, तो ये व्यवस्था से आदिवासी संतुष्ट थे। ठीक है, जिसे पटेली व्यवस्था बोल रहे थे। ठीक है, जब दलगंजन सिंह की मृत्यु होती है और नया दीवान आता है जिसका नाम रहता है मोती सिंह, वो व्यवस्था को चेंज कर देता है और व्यवस्था को चेंज करके जैसे अंग्रेजों की व्यवस्था रहती है उस तरीके की व्यवस्था हो जाती है कि जो लगान है वो उतना ही रहेगा चाहे आपकी फसल हो या ना हो। ठीक है, तो इससे आदिवासी काफी ज्यादा नाराज होना चालू हो जाते हैं। और जब मोती सिंह हटते हैं 1867 में, तो उसके बाद जो दीवान बनते हैं बस्तर के उसका नाम रहता है गोपीनाथ कापड़दार। गोपीनाथ कापड़दार मुख्य रूप से राउत जाति के रहते हैं। ठीक है, तो ये जो है 1867 से 76 तक दीवान रहते हैं। अब गोपीनाथ कापड़दार भी सेम व्यवस्था को चालू रखता है, किसानों से जबरन लगान वसूल किया जाता है, पानी नहीं गिरता तब भी लगान उनका उतना ही रहता है चाहे फसल हो या ना हो। तो आदिवासियों को शोषण करता था और अगर आदिवासी गोपीनाथ कापड़दार के विरुद्ध कहीं कंप्लेन करने थे अदालत में, तो अदालत का जो मुखिया था उन्हीं का दोस्त था जिसका नाम था अदित प्रसाद।
ठीक है। दंड नायक थे मुंशी अदित प्रसाद। तो ये क्या करते थे, किसानों की बात ना सुनकर किसानों को ही मारने लगते थे, मारने का आदेश दे देते थे कि आप इनको कोड़े मारो, ये जबरन जो है गलत सूचना हमको दे रहे हैं। तो आदिवासियों का शोषण जो है बहुत ज्यादा कर रहे थे मुंशी अदित प्रसाद, जो कि दंड नायक थे, और दीवान जिनका नाम था गोपीनाथ कापड़दार। क्लियर है। तो ये जो है आदिवासियों का बहुत ज्यादा शोषण कर रहे थे, जिससे आदिवासी बहुत ज्यादा परेशान थे। अब क्या होता है, इसी बीच आदेश आता है कि राजा को प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत में जाना है, या क्योंकि प्रिंस ऑफ वेल्स जो थे इंग्लैंड के राजा, वो भारत आ रहे थे बंबई, तो उनके स्वागत करने के लिए मुख्य रूप से इनको जाना था। ठीक है। तो प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत करने के लिए राजा, क्योंकि भैरम देव थे, उनको जाना था, ये डिसाइड हुआ था। अब राजा भैरम देव जो है अपने महल से जो है निकलते हैं हाथी में बैठ के। उनके सामने जो है कुछ मुड़िया जनजाति के लोग रहते हैं, सैनिक रहते हैं। ठीक है। गोपीनाथ कापड़दार घोड़े में बैठे रहते हैं। ठीक है। और उसके पीछे, गोपीनाथ कापड़दार के पीछे जो एक हाथी चलता रहता है जिसमें राजा बैठे रहते हैं, और हाथी के पीछे कुछ मुड़िया आदिवासी चलते रहते हैं राजा का सामान लेकर, कुछ गीत गाते रहते हैं, कुछ नृत्य करते हुए, कि मनोरंजन का भी पूरा व्यवस्था करके वो जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो है 29 फरवरी 1876 को राजा जो है वो महल से निकलते हैं, और महल से जब निकलते हैं और 14 किलोमीटर ही आगे बढ़ते हैं तो बड़े मारेंगा नामक क्षेत्र में, जो कि बड़े मारेंगा एक क्षेत्र था जिसके अंदर एक गांव आता था जिसका नाम था बूमपाल, जो कि 14 किलोमीटर ही दूर था जगदलपुर से। तो वहां पर जो है अचानक से आगरवाड़ा परगना के मांझी जो रहते हैं, आगरवाड़ा परगना के मांझी 500 मुड़िया जनजाति के लोगों को लेकर राजा के रास्ते को रोक देते हैं, और वो यहाँ पर बोलते हैं, राजा से निवेदन करते हैं कि आप जो है अपनी जो यात्रा में जा रहे हो प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत के लिए, उस यात्रा को यहीं पर रोक दो और आप जो है जगदलपुर वापस चले जाओ, हम आपको यहाँ से नहीं जाने देंगे। तो इतने में जो है राजा जो है समझ जाते हैं कि कुछ दंगे हो सकते हैं, तो राजा अपने हाथी जो जिसमें बैठे रहते हैं उसको नीचे बैठवाते हैं और खुद स्वयं वहां से उतरते हैं नीचे, और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। तो वहां पर जो है राजा को जो मुड़िया आदिवासी रहते हैं, जो मांझी आए हैं, वो ये समझाने का प्रयास करते हैं कि अगर आप यहां से जाएंगे तो जो दीवान है आपका और जो मुख्य रूप से मुंशी है आपके अदालत में जो बैठे हुए, वो हमको मारेंगे। ठीक है, हमको प्रताड़ित करेंगे तुरंत, क्योंकि गोपीनाथ कापड़दार दीवान रहते हैं, वो तुरंत वहीं पर मौजूद रहते हैं। तो वो उनसे पूछते हैं मैंने आपको क्या प्रताड़ित किया है। तो वहां पर एक मुड़िया आदिवासी जो रहता है अपनी पीठ को दिखाता है, अपना जो कपड़ा पहना रहता है उसको उठा करके, देखो ये मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन इन्होंने मेरे को कोड़े मारने की सजा दी थी। ठीक है, तो मैंने कोड़े खाए, ये करके वो दिखाता है, जिससे गोपीनाथ कापड़दार बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर गोपीनाथ कापड़दार सिपाहियों को बोलता है कि आप गोली चालन करो, आप गोली मारो, हम आगे बढ़ेंगे। तो जो राजा रहते हैं वो भी बैठ जाते हैं हाथी में, हाथी खड़ा भी हो जाता है, और गोपीनाथ कापड़दार के कहने पर जो आदिवासी रहते हैं वो भी उनको हटने के लिए बोला जाता है कि आप जो है हट जाओ, नहीं तो हम आपके ऊपर गोली चालन करेंगे। तो यहाँ पर जो बाकी मुड़िया आदिवासी जो पीछे लेकर राजा का सामान लेकर चलते रहते हैं, वो मुड़िया आदिवासी राजा के सामान को फेंक देते हैं और बोलते हैं हम आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मुख्य रूप से जो गोपीनाथ कापड़दार और सिपाहियों को आदेश देता है गोली चालन करो, तो वहां पर गोली चालन किया जाता है, जिसमें 3 लोगों की मौत होती है और 18 लोग मुड़िया जनजाति के गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। 3 लोग की मौत होती है, 18 लोग गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। लेकिन राजा यहाँ पर निर्णय लेते हैं कि उनका आगे जाना ठीक नहीं है, तो राजा यहाँ निर्णय लेते हैं कि वापस जगदलपुर महल जाएंगे, और यहाँ पर जो उनका प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत में जाने का डिसीजन था वो रद्द कर देते हैं। अब राजा वहां से वापस लौटते ही रहते हैं, तो वो कुरंगपाल नाम की जगह आती है। ठीक है, कुरंगपाल नाम की जगह में जो गोपीनाथ कापड़दार रहते हैं वो आदिवासियों को, जो 18 लोग को गिरफ्तार किए रहते हैं, उनको मारते मारते जाते रहते हैं। तो वहां के जितने भी आसपास 500 से 600 आदिवासी मुड़िया जनजाति के आते हैं और उनके ऊपर आक्रमण करते हैं, और जो 18 लोग गिरफ्तार है उनको छुड़ाकर भाग जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 18 लोग गिरफ्तार जो थे वो यहाँ से आदिवासी उनको छुड़ा लेते हैं। अब ये राजा जो है गोपीनाथ कापड़दार, ये किसी तरीके से महल में वापस आते हैं। आपको बता दूं गोपीनाथ कापड़दार जो है वो वहां नहीं जा रहे थे प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत में, वो केवल सिरोचा तक जा रहे थे। सिरोचा से जो मैक जॉर्ज वहां के ब्रिटिश अधिकारी थे वो राजा को लेकर आगे जाते, तो ये सिरोचा तक गोपीनाथ कापड़दार छोड़ने जा रहे थे। क्लियर है, तो यहाँ और वहां से छोड़ के वापस आ जाते।
और यहाँ पे जो है आदिवासियों को ये भी डर था कि जो राजा हैं जो अगर वहां पे जाएंगे प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत करने तो अंग्रेज उनको वहां से वापस आने ही नहीं देंगे। तो ये भी डर था जिसके कारण वो रोक रहे थे इनको। अब जो है राजा जो है किस तरीके से बच बच के अपने महल में आ जाते हैं। गोपीनाथ कापड़दार भी वहां से बचता और महल में आकर वो छुप जाते हैं। ठीक है, और महल के चारों ओर के दरवाजे बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो है आरापुर में जो है यहाँ पर जितने भी मुड़िया आदिवासी रहते हैं उनकी मीटिंग होती है और सभी मुड़िया आदिवासी अपना नेता घोषित कर देते हैं झाड़ा सिरहा को। तो यहाँ पे झाड़ा सिरहा जो है इस विद्रोह के नेता बनते हैं आरापुर मीटिंग में। तो यहाँ पर जो है राजा सुलह करने के लिए दो लोगों को भेजते हैं। दो लोग जो यहाँ पर मुख्य रूप से राजा के पास जाते हैं, राजा से उनसे बात करने के लिए। तो उसके बाद जब बात करने के लिए जब वो दो लोग जाते हैं जिनको राजा भेजे रहते हैं, तो यहाँ पर झाड़ा सिरहा बोलते हैं कि आप जो है राजा को भेजिए, हम राजा से डायरेक्ट बात करेंगे। तो फिर राजा जो है वहां से निकलते हैं महल से और राजा आते हैं आरापुर में। ठीक है, आरापुर में राजा और आदिवासियों की मीटिंग होती है। इसी मीटिंग में जो है लाल कालिंद्र सिंह भी मौजूद होते हैं, वो भी घोड़े में आते हैं, वो भी मौजूद रहते हैं और राजा पालकी में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मीटिंग होती है तो आदिवासी जो है बोलते रहते हैं कि आपके जो दीवान है वो राउत हैं, उनको वहां से बाहर भेजिए, क्योंकि वो बाहर से आकर जो है यहाँ पे जितने भी और कार्यकर्ता है प्रशासन में सब अपनी ही जाति के लोगों को वहां पर भर्ती किए जा रहे हैं और वो हम पर शोषण कर रहे हैं। इस तरीके से राजा को आदिवासी समझाते रहते हैं। तो यहाँ पर जो है राजा मानने के लिए लगभग तैयार होने वाले रहते हैं। तो गोपीनाथ कापड़दार पीछे से घोड़े में आते हुए आदिवासी देख लेते हैं, तो वो आदिवासी गोपीनाथ कापड़दार के ऊपर हमला कर देते हैं, क्योंकि वो आते रहते हैं और आदिवासी उनसे चिड़े रहते हैं। तो तुरंत जो है आदिवासी जो है गोपीनाथ कापड़दार और राजा को घेर लेते हैं। तो राजा को अंततः जो है गोली चालन का आदेश देना पड़ता है और गोली चालन में जो है 6 आदिवासी की मौत हो जाती है। ठीक है, गोली चालन में 6 आदिवासी की मौत हो जाती है। अब राजा जो है यहाँ से आरापुर से जाते हैं और जैसे तैसे गोपीनाथ कापड़दार भी बचते हैं। ये जो है अपने जाकर राजमहल में बंद हो जाते हैं और राजमहल में जो मुख्य रूप से 2 मार्च 1876 का दिन रहता है। 2 मार्च 1876 को झाड़ा सिरहा के नेतृत्व में पूरे जितना भी जो राजमहल को घेर लिया जाता है आदिवासियों के द्वारा। और अब ना तो ऐसा पहरा बनाया जाता है, ना तो कोई अंदर से बाहर जा सकता है और ना बाहर से कोई अंदर जा सकता है। और अब जितना अनाज है वो महल में जितना अनाज मौजूद है वही होगा, उसके बाहर नहीं मंगा सकते। अब यहाँ पर जब आदिवासियों का पहरा बढ़ता जाता है तब अंत में राजा जो है यहाँ पर जो है यहाँ के मुख्य रूप से राजगुरु रहते हैं लोकनाथ ठाकुर। तो राजा जो है वो लोकनाथ ठाकुर जो राजगुरु रहते हैं उनको बोलते हैं कि आप जो है यहाँ से बाहर जाओ, क्योंकि आदिवासी जो है आपका सम्मान करते हैं, आप राजगुरु हो तो आपकी बात वो जो है मानेंगे। तो लोकनाथ गुरु जो रहते हैं वो लोकनाथ ठाकुर जो रहते हैं वो बाहर आते हैं और आदिवासियों से बात करते हैं और उनको मनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आदिवासी जो है झाड़ा सिरहा के नेतृत्व में अपनी मांग रखते हैं कि आपको ये दीवान और जो भी यहाँ के बाहरी लोग हैं सबको यहाँ से हटाना पड़ेगा, बाहर फेंकना पड़ेगा। तो लोकनाथ ठाकुर जो है वापस चले जाते हैं महल में और राजा और बाकी जो दीवान रहते हैं ये और ये दंड नायक ये मिलकर एक रणनीति बनाते हैं और राजगुरु को ये आदेश देते हैं कि आप यहाँ से बाहर जाओ और आप इस तरीके से व्यवहार करो कि आपने राजा को ये दीवान को हटाने के लिए बोला है, लेकिन राजा मान नहीं रहे इसलिए आप उनसे नाराज होकर बाहर आ गए हो। ठीक है, और आपके साथ एक महाराज जाति की महिला भी जाएगी। वो क्या करेगी, एक मटके में जो है नीचे मोम का एक प्लेटर रखेगी और उसके ऊपर मोम का लेप लगा देगी और उसके ऊपर पेज भर देगी। ठीक है, पेज यानी जो सल्फी पेज जो उन लोग का अन्न और पेय पदार्थ होता है वो भरेगी, क्योंकि मोम और पेज का कलर एक ही होता है तो वो आदिवासी नहीं पहचान पाएंगे। और महाराज जाति के लोग आदिवासियों के साथ घुल मिलकर रहते हैं, उनके कपड़े बुनने का भी काम करते हैं, तो आदिवासी इनके मटके को चेक भी नहीं करेंगे। वैसे ही होता है, वहां से बाहर आते हैं जो मुख्य रूप से लोकनाथ ठाकुर महल से बाहर आते हैं अपना और आदिवासियों को बोलते हैं मैंने राजा को मनाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मान रहे और नाराज होकर वहां से चले जाते हैं। और रणनीति के तहत ये होता है कि वो आगे जाकर जो है मुख्य रूप से जो कोरापुट का पोस्ट ऑफिस है वहां से जो है एक लेटर भेजेंगे मैक जॉर्ज के पास जो कि सिरोचा में बैठा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर कोरापुट के पास पोस्ट ऑफिस में जो लेटर महाराज जाति की महिला लेकर निकलती है वो लेटर जो है कोरापुट पोस्ट ऑफिस से पोस्ट कर दिया जाता है। ठीक है, और ये सूचना मिल जाती है मैक जॉर्ज को और मैक जॉर्ज सिरोचा से सेना लेकर अपना आता है और सिरोचा की जब सेना लेकर आता है तो यहाँ अभी जो झाड़ा सिरहा सोच लिए रहते हैं कि इतने दिन से महल से ना तो कोई सूचना बाहर गई है ना अंदर जा रही है, तो हमारी जीत तो पक्की है।
लेकिन अचानक से मैक जॉर्ज उधर से आता है और वहां से गोली चालन करना प्रारंभ कर देता है। तो गोली चालन के करते समय जो है आदिवासी समझ जाते हैं, क्योंकि इतने दिन तक विद्रोह चलता रहता है, तो आदिवासी जो 10,000 20,000 की भीड़ में रहते हैं वो छट गए रहते हैं 4-5 हजार। तो जैसे ही आदिवासियों को लगता है कि अब अंग्रेजी सेना आ रही है, तो आदिवासी जोर जोर से ढोल बजाने लगते हैं ताकि बाकी आसपास के गांव के आदिवासी वहां पर आ सके। लेकिन तब तक मैक जॉर्ज वहां पर पहुंच जाते हैं और झाड़ा सीरा को जो है पकड़ लेते हैं, और झाड़ा सीरा को पकड़ के जो है घोड़े के पीछे बांध दिया जाता है, और घोड़े में बांध के जो है झाड़ा सीरा को पूरी तरीके से चारों तरफ तेजी से मतलब उनको बांध दिया जाता है और घसीटते हुए चारों तरफ दौड़ाया जाता है घोड़े को। अंत में झाड़ा सीरा उनकी मृत्यु हो जाती है और उनके मृत शरीर को इंद्रावती नदी में फेंकवा दिया जाता है। ठीक है, तो झाड़ा सीरा यहाँ पर खत्म हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मैक जॉर्ज जो है वो चाल चलते हैं, क्योंकि उनको पता रहता है कि जो अधिकारी हैं, क्योंकि आदिवासी क्यों विद्रोह कर रहे हैं, क्योंकि ये अधिकारी उनका शोषण कर रहे हैं। तो इन अधिकारियों को अगर हम पद से हटा देते हैं तो जो आदिवासी हम झाड़ा सीरा को मार भी रहे हैं उसका भी कोई विरोध नहीं करेंगे, और दीवान को हटा देंगे तो जो मुख्य रूप से जो उनका प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो यही चाल चली जाती है, और यहाँ पर जो है मैक जॉर्ज क्या करते हैं, मुरिया दरबार का आयोजन करते हैं। मुरिया दरबार का आयोजन होता है 8 मार्च 1876 को। कई बुक में 8 अप्रैल 1876 भी लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, तो 8 मार्च 1876 या 8 अप्रैल 1876 जो भी डेट आपके पेपर में, जैसे राम कुमार बिहार में 8 अप्रैल दिया है, ठीक है, अदर हिंदी ग्रंथ अकेडमी की बुक में 8 मार्च दिया है। तो आप जो है पेपर में ऑप्शन के हिसाब से बनाइएगा, ज्यादा बुक में 8 मार्च दिया तो 8 मार्च ज्यादा सही लग रहा है। ठीक है, तो 8 मार्च 1876 को मुरिया दरबार का आयोजन होता है। मुरिया दरबार में राजा मौजूद होते हैं, ठीक है, मैक जॉर्ज मौजूद होता है, आदिवासियों के जो प्रमुख रहते हैं वो मौजूद होते हैं, और यहाँ पर आदिवासी अपनी प्रॉब्लम बताते हैं। अंततः जो है मैक जॉर्ज निर्णय देता है कि जो भी ये जैसे कि मुंशी अदित प्रसाद, गोपीनाथ कापड़दार, ये सबको जो है गिरफ्तार कर लिया जाए और गिरफ्तार करके यहाँ से बाहर ले जाया जाए। ठीक है, और यहाँ पे दीवान को बदल दिया जाता है, और दीवान के रूप में नए व्यक्ति की नियुक्ति होती है अमलचंद, और अमलचंद के बाद जो है आगे एक नए दीवान की नियुक्ति होती है लाल कालिंद्र सिंह। ठीक है, तो अमलचंद और लाल कालिंद्र सिंह पहले जो है मुरिया दरबार के बाद अमलचंद बनते हैं, उसके बाद लाल कालिंद्र सिंह बस्तर के दीवान बनते हैं, और इस तरीके से आदिवासियों को शांत कर दिया जाता है। तो याद रखना है कि आदिवासी जिस दिन यहाँ पर महल को घेरे थे 2 मार्च 1876 को, उस दिन को काला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, यानी बस्तर का काला दिवस बोलते हैं इस दिन को। क्लियर है? यहाँ पर मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगा कि इस जो विद्रोह में जो संकेत के रूप में प्रयोग हुआ था वो था आम की टहनी। आम की टहनी को संकेतक के रूप में प्रयोग किया गया था। आम की टहनी सूखने से पहले एक जगह से दूसरी जगह विद्रोह करना जाना पड़ता था। एक चीज आपके लिए यहाँ पर और इम्पोर्टेंट है, जो आगे अगला जो हमारा अभी वीडियो होगा जिसमें हम कवर करेंगे रानी चोरिस का विद्रोह, उसमें भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर जो मुख्य रूप से जो थे कि गोपीनाथ कापड़दार के खिलाफ इतनी शिकायत मिलने के बाद भी राजा उनको हटा क्यों नहीं रहे थे। तो भैरम देव जो थे थोड़े से रंगीन प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। गोपीनाथ कापड़दार अलग अलग महिलाओं को लाकर भैरम देव के पास भेजता था। इसी के लिए भैरम देव जो थे गोपीनाथ कापड़दार से काफी ज्यादा खुश रहते थे, इसलिए वो उनको दीवान के पद से नहीं हटाना चाहते थे। इसलिए गोपीनाथ कापड़दार ने जितने अपने व्यक्ति थे, ठीक है, जैसे अदित प्रसाद, जितने उसके दोस्त थे, सबको यहाँ पर इकट्ठा करके यहाँ पर बस्तर के दरबार में रख लिया था। ठीक है, यही कारण है जिससे आगे चलकर भैरम देव की यही चरित्र प्रवृत्ति जो है, जिसके कारण रानी चोरिस का विद्रोह हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम ये वाला पार्ट यहीं पर खत्म कर रहे हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट लो, फिर हम रानी चोरिस का विद्रोह देखेंगे, और रानी चोरिस के विद्रोह में हम पूरा भूमकाल विद्रोह किस तरीके से प्रारंभ हुआ उसका बेसिक देखेंगे, और वहीं पर वो क्लास को खत्म करेंगे। उसके बाद जब हम अगली क्लास में आएंगे तो भूमकाल का विद्रोह को उसमें पूरे तरीके से और डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। शुरू करते हैं, हम देखते हैं रानी चोरिस का विद्रोह क्या था। तो अगर हम देखें तो बस्तर के जो राजा थे उनका नाम था भैरम देव, जिनका कार्यकाल था 1853 से लेकर 1891 तक का। ये भी हम जानते हैं। भैरम देव की जो है 2 पत्नियां थी। एक का नाम था जुगराज कुंवर, और एक का नाम था स्वर्ण कुंवर। ये 2 रानियां थी उनकी। तो जुगराज कुंवर और स्वर्ण कुंवर दोनों रीवा के रहने वाले थे, और दोनों आपस में सगी बहनें थे।
ठीक है, ये दोनों बहनें थे और रीवा की राजकुमारी थी ये, ठीक है, और ये इनका रिश्ता आपस में बहनों का था और ये सगी बहनें थे जिनका विवाह भैरम देव से हुआ था। अब यहाँ पर जो है भैरम देव, जिसमें से जो बड़ी रानी थी वो थी जुगराज कुंवर और छोटी रानी थी स्वर्ण कुंवर। जुगराज कुंवर पट रानी का दर्जा प्राप्त है। जुगराज कुंवर को पट रानी कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जुगराज कुंवर को राजा के साथ सिंहासन में बैठने की मतलब परमिशन थी। तो यहाँ पर जो है लगभग काल आता है आपका 1878 से 1882 का काल, जिसमें मुख्य रूप से हुआ था रानी चोरिस का विद्रोह 1878 से 1882। आखिर यहाँ पर क्या हुआ कि उस समय जो है बस्तर के आसपास के क्षेत्र में जो है एक जाति प्रथा से संबंधित, धर्म से संबंधित कार्य, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। तो यहाँ पर अंग्रेजों ने ये सोचा कि हम जो है राजा का विवाह जो है किसी अन्य धर्म की महिला के साथ करवाते हैं और जो धर्म से संबंधित प्रॉब्लम चल रही तो समाज में एक संदेश देने की कोशिश करेंगे कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके लिए क्या किए, एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था फ्रेजर। फ्रेजर ने क्या किया, वहां पर एक मुस्लिम महिला रहती थी जिसका नाम था नावाबाई, ठीक है, नवाबाई भी बोलते थे, नावाबाई। तो फ्रेजर ने क्या किया, राजा भैरम देव के ऊपर दबाव डाला कि आप जो है एक मुस्लिम महिला नावाबाई से विवाह कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है भैरम देव ने अंग्रेज अधिकारियों की बात मानी और उन्होंने विवाह कर लिया किससे, नावाबाई से। तो अब यहाँ पर राजा भैरम देव की 3 रानी हो गई, तीसरी रानी आ गई नावाबाई। लेकिन क्योंकि यहाँ पर उनकी जो बड़ी रानी थी जुगराज कुंवर, वो इससे जो है काफी ज्यादा नाराज हो गई और उन्होंने जो है अपने ही पति के विरुद्ध जो है विद्रोह प्रारंभ कर दिया, जिसको बोला गया रानी चोरिस का विद्रोह। रानी चोरिस यहाँ पर जो है मुख्य रूप से ये अंग्रेजी जो हमको प्रशासनिक जो मिलते हैं प्रमाण, उसमें जो है रानी चोरिस कहा गया है। चोरिस भी उसमें इस तरीके से लिखा गया है जिसका मतलब है रानी का कोप, यानी रानी का गुस्सा, ठीक है। तो यहाँ पर जो रानी का गुस्सा जो था, उसी कारण जो है इस विद्रोह को हम रानी चोरिस का विद्रोह के नाम से जानते हैं। और रानी चोरिस का विद्रोह क्या था, जो नावाबाई से विवाह करवाया गया था भैरम देव से, तो रानी चोरिस जो है इससे क्या बोल सकते हैं, रानी जुगराज कुंवर जो थी इससे काफी ज्यादा नाराज हो गई थी। इसलिए जुगराज कुंवर उस समय जो थी बस्तर की दीवान भी थी। आपको ये चीज में मैं बता दूं, 1876 के समय जो है गोपीनाथ कापड़दार दीवान थे, उसको जो 1876 के बाद हटा दिया गया, तब दीवान बनाया गया था जुगराज कुंवर को। तो जुगराज कुंवर का जो है यहाँ पर बस्तर के लोगों में, महिलाओं में विशेषकर एक प्रभाव था। तो बस्तर जैसे ही इनका विवाह नावाबाई से हुआ, जुगराज कुंवर ने महिलाओं को इकट्ठा कर लिया और उन्होंने नारा दिया, या तो राजा भैरम देव को बस्तर की गद्दी से हटा दिया जाए या राजा को नावाबाई को छोड़ दिया जाए। यानी राजा जो है नावाबाई को छोड़ दे या बस्तर की गद्दी छोड़ दे, ये कंडीशन रखी थी किसने, रानी जुगराज कुंवर ने। तो यही जो उनका विद्रोह चला आगे चलकर, वही रानी चोरिस का विद्रोह कहलाया और अंत में अंग्रेज अधिकारियों को रानी की डिमांड के सामने झुकना पड़ा और नावाबाई को जो रानी का दर्जा दिलवाया गया था, अब राजा ने क्या किया, सुलह कर लिया जुगराज कुंवर से और नावाबाई को जो है कोई भी रानी का दर्जा नहीं दिया। लेकिन उनकी 3 शादी हुई थी, जुगराज कुंवर, स्वर्ण कुंवर और नावाबाई से। क्लियर है। तो रानी चोरिस का विद्रोह क्या हो गया, नावाबाई की जो शादी करवाई गई थी भैरम देव से, उसके विरुद्ध जो है रानी चोरिस का विद्रोह हुआ था जुगराज कुंवर के द्वारा। अब यहाँ पर जो है जो उस मैंने जैसे बताया 1876 के पहले जो बस्तर का दीवान था वो था गोपीनाथ कापड़दार। तो राजा जो था एक रंगीन मिजाज का व्यक्ति था, यानी भैरम देव जो था वो रंगीन मिजाज का व्यक्ति था और वो गोपीनाथ कापड़दार अगर कुछ गलत काम भी करता था तो उसके ऊपर ध्यान नहीं देता था। उसका कारण भी यही था कि जो गोपीनाथ कापड़दार था वो क्या करता था, राजा को जो है मुख्य रूप से जो बस्तर के आसपास की लड़कियों को लाता था और राजा को देता था, ठीक है। यानी जो है राजा को गोपीनाथ कापड़दार जो था मुख्य रूप से बस्तर के आसपास के क्षेत्रों से लड़कियों को लाता था और राजा के पास उनको भेजता था। इसी के लिए जो था राजा भैरम देव गोपीनाथ कापड़दार का मुख्य रूप से उसकी गलतियों को भी
नजरअंदाज करता था, वही आगे चलकर जो मुड़िया विद्रोह हुआ था, इसलिए गोपीनाथ कापड़दार के विरुद्ध ही हुआ था। और क्योंकि ये जो था अत्याचार कर रहा था गोपीनाथ कापड़दार, और इसका दोस्त मुंशी अजित प्रसाद था, वो अत्याचार कर रहा था, क्योंकि उसको पता था राजा उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा और राजा को खुश किया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जब बस्तर का दीवान जो है जुगराज कुंवर बन गई थी, तो यहाँ पर जो है उसका पूरा प्रभाव समाज में स्थापित हो चुका था, इसलिए महिलाओं ने उसके साथ मिलकर जो है रानी चोरिस के विद्रोह में साथ दिया था। अब यहाँ पर राजा का सुलह हो जाता है 1882 में, और रानी जो है वापस जो है जुगराज कुंवर को वही दर्जा प्राप्त हुआ रहता है। अब यहाँ पर 1885 में जुगराज कुंवर को एक लड़के की प्राप्ति होती है, यानी एक संतान प्राप्ति होती है, जिसका नाम रहता है रुद्र प्रताप देव। ठीक है, याद रखिएगा, जुगराज कुंवर से एक संतान प्राप्ति होती है राजा भैरम देव को 1885 में, जिसका नाम रहता है रुद्र प्रताप देव। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होता है 1800, यहाँ पर ये क्या चीज और याद आपको रखना है कि स्वर्ण कुंवर जो दूसरी रानी थी, उससे राजा को कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं होती है, यानी स्वर्ण कुंवर जो थी वो बांझ थी, यानी इससे कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। ठीक है, तो जो संतान की प्राप्ति हुई थी वो जुगराज कुंवर से संतान की प्राप्ति हुई थी। अब यहाँ पर समय आता है 1890 का। अब राजा, जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको, रंगीन मिजाज के रहते हैं, तो राजा का जो है एक महिला से प्रेम संबंध स्थापित होता है। एक जो है यहाँ पर धीकर नाम का एक व्यक्ति रहता था बस्तर में ही, जगदलपुर राजमहल के पास, उसकी वाइफ थी जिसका नाम था यहाँ पर मानाबाई। ठीक है, धीकर नाम का व्यक्ति तो उसकी वाइफ थी मानाबाई, जिसकी एज जो थी 20 वर्ष की थी। उससे जो है राजा का प्रेम संबंध स्थापित हो जाता है, और ये जो है राजा के प्रेम संबंध में आने के बाद अपना जो पति रहता है धीकर, उसको छोड़ देती है, और वहां पर जो है महल के सामने ही एक घर लेके वहां पर रहने लगती, जहां पर राजा रोज आया जाया करता था। ठीक है, तो जिससे जो है इस प्रेम संबंध से जो है रानी जुगराज कुंवर जो है काफी ज्यादा दुखी हो जाती है, और वो राजमहल को छोड़कर चले जाती है बस्तर में। ठीक है, ये जगदलपुर में बस्तर ग्राम रहता उस समय। ठीक है, जगदलपुर में राजमहल था, बस्तर एक गांव था उस समय। तो यहाँ पर बस्तर में चले जाती है राजमहल को छोड़कर 1890 में। क्लियर है, लेकिन राजा क्या करता है कि मानाबाई को जो है वो लेकर आ जाता है, और अपने ही राजमहल के एक नीचे के हिस्से में मानाबाई को भी रहने की जगह प्रदान करता है, और जितने भी साधन रहते हैं, राजकोष रहता है, वो भी मानाबाई के नियंत्रण में आ जाता है, और मानाबाई के आसपास के क्षेत्र में ही राजकोष को भी रखा जाता है। यानी पूरी तरीके से राजा भैरम देव जो है मानाबाई के नियंत्रण में आ जाते हैं, जिससे जो है बस्तर में जो उस समय मुख्य रूप से दीवान थे, जैसे कि मैंने बताया बस्तर के दीवान इस समय चल रही थी कौन, जुगराज कुंवर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है उसके बाद जुगराज कुंवर के बाद कुछ समय के बाद जो है लाल कालिंद्र सिंह को बस्तर का दीवान बना दिया जाता है। लाल कालिंद्र सिंह, जो कि रिश्ते में जो है राजा भैरम देव के भाई लगते हैं। तो लाल कालिंद्र सिंह जब जुगराज कुंवर महल छोड़कर चले जाती है, तो उसके बाद लाल कालिंद्र सिंह को जो है दीवान का पद नियुक्त कर दिया जाता है। लाल कालिंद्र सिंह जो है राजा को कुछ भी उस समय सलाह नहीं देते रहते, और मानाबाई के नियंत्रण में राजा रहते हैं। और 1891 में जो है जब राजा की मृत्यु होने वाली रहती, तब भी वो मानाबाई के कमरे में ही रहते हैं। जब लाल कालिंद्र सिंह को जानकारी लगती है कि राजा बीमार पड़ गए, उनको बुखार हो गया, और उनकी स्थिति जो है उस तरीके से कि वो अब नहीं बच पाएंगे, तो वो राजा को मानाबाई के रूम से लेकर राजमहल में लाते हैं। ठीक है, यानी उनके कमरे में लाते हैं, और वहीं पर राजा की मृत्यु हो जाती है। अब राजा की मृत्यु 1891 में होती है, और रुद्र प्रताप देव उस समय केवल 6 वर्ष के रहते हैं, तो वो व्यस्त नहीं रहते उस समय। तो शासन का कार्यभार, क्योंकि यहाँ पर लाल कालिंद्र सिंह दीवान थे, तो शासन का कार्यभार लाल कालिंद्र सिंह के पास ही आता है। लेकिन राजा की मृत्यु के बाद अंग्रेज प्रशासनिक फेरबदल करते हैं, और ये निर्णय लेते हैं कि अभी तक जैसे दीवान नियुक्त करने की पावर राजा के पास रहती थी, अब वो पावर जो है अंग्रेज अपने हाथ में ले लेते हैं। यानी बस्तर का दीवान जिसको नियुक्त करना है वो डिसाइड करेगा अंग्रेज अधिकारी, ना कि राजा। ठीक है, तो यहाँ पर लाल कालिंद्र सिंह दीवान रहता है 1891 में, कुछ समय तक इन्हीं को दीवान रखा जाता है। जब ये देखते हैं अंग्रेज अधिकारी
कि अब जो है हमारा बस्तर रियासत से जो हमको राजस्व प्राप्ति होती थी वो धीरे धीरे कम होते जा रही है। तो वो लाल कालिंद्र सिंह को नागपुर बुलाते हैं और उनको समझाते हैं कि आपको जो है अपना मुख्य रूप से राजस्व बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे और आप प्रशासन में अपना ध्यान नहीं देंगे तो हम आपको पद से हटा देंगे। और एक व्यक्ति को इनके साथ भेजते हैं यहाँ पर प्रशासन में उनकी सहायता करने के लिए, लाल कालिंद्र सिंह की। लेकिन लाल कालिंद्र सिंह जो है वो प्रशासन में मुख्य रूप से उस समय ध्यान नहीं देते। जब वो खुद वैसे कर रहे थे, अब उनका सहयोगी है, तब भी वो उनको भी क्या काम करने देंगे। तो लाल कालिंद्र सिंह को अंग्रेज अधिकारी जो है पद से हटा देते हैं और बैजनाथ पांडा को जो है वो बस्तर का दीवान नियुक्त कर देते हैं। तो यहीं से जो है भूमकाल विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार होती है। सबसे पहले अगर हम लाल कालिंद्र सिंह को देखें, क्योंकि लाल कालिंद्र सिंह राज दरबार के ही व्यक्ति थे और उनको जो है दीवान के पद से हटाया गया, तो वो वापस दीवान का पद पाने के लिए लाल कालिंद्र सिंह शामिल होंगे 1910 में जाकर भूमकाल के विद्रोह में। अब दूसरी जो यहाँ पर महिला शामिल होती है भूमकाल के विद्रोह में, वो होती है स्वर्ण कुंवर। क्योंकि जब रुद्र प्रताप देव शासक बनते हैं, उनकी आयु 6 वर्ष रहती है और वो उस समय राजकुमार कॉलेज में रायपुर में पढ़ने आ जाते हैं बाद में। तो उस समय जो है स्वर्ण कुंवर, क्योंकि उसकी सौतेली मां थी, इसी के लिए स्वर्ण कुंवर को ना तो जब राज दरबार में रानी का दर्जा तो उनको कभी प्राप्त नहीं हुआ। जो रानी का सम्मान मिलना चाहिए था स्वर्ण कुंवर को, रानी का सम्मान उनको अपने जीवन काल में नहीं मिला। क्योंकि राजा जो है स्वर्ण कुंवर से ऊपर जो है मानाबाई को ज्यादा सम्मान देते थे। तो स्वर्ण कुंवर जो है, जब राजा भैरम देव की मृत्यु हो जाती है तो स्वर्ण कुंवर यहाँ पर एक निर्णय लेती है और मुख्य रूप से ये बात फैलाती है कि जो राजा थे, मेरे बांझ होने का कोई कारण नहीं है। राजा जो थे भैरम देव वो नपुंसक थे, इसलिए मेरे को संतान की प्राप्ति नहीं हुई। ठीक है। तो उसके बाद जो है 1909 में जो है रुद्र प्रताप देव जो रहते हैं, रुद्र प्रताप देव की जो वाइफ रहती है वो प्रेग्नेंट होती 1909 में। तो स्वर्ण कुंवर फिर से एक अफवाह फैलाती है कि रुद्र प्रताप देव भी नपुंसक हैं, क्योंकि वो उनकी सौतेली मां रहती है, कि रुद्र प्रताप देव भी नपुंसक है और जो उनको संतान प्राप्ति होने वाली है वो रुद्र प्रताप देव की नहीं बल्कि जो है राजगुरु की है। ठीक है। जो वहां पे मुख्य रूप से राजगुरु के दरबार में, जो रुद्र प्रताप देव के दरबार में थे, तो वो संतान जो है राजगुरु के, ताकि जो है राजगुरु का क्योंकि एक ज्यादा प्रभाव था और स्वर्ण कुंवर ये मानती थी कि राजगुरु के होने के कारण ही रुद्र प्रताप देव स्वर्ण कुंवर को जो है राजमाता का दर्जा मिलना चाहिए दरबार में, वो नहीं दे रहा है। इसलिए इसने जो है एक तीर से दो निशाने करने की सोची और राजगुरु के ऊपर इल्जाम लगवा दिया कि जो बच्चा होने वाला है, जो उनका रुद्र प्रताप देव की वाइफ को, रुद्र प्रताप देव का नहीं है बल्कि राजगुरु का है, ताकि राजगुरु का सम्मान जो है वो गिर जाए और कहीं ना कहीं रानी जो है हाईलाइट हो जाए और इनको राजमाता का दर्जा मिल जाए। इसी के लिए जो है, क्योंकि अभी तक इनको ना तो पत्नी रहते हुए रानी का दर्जा मिला ठीक से, ना यहाँ पर माता होते हुए उनको राजमाता का दर्जा भी नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पर वो एक्चुअल माता नहीं थी उनकी। ठीक है, सौतेली मां थी। तो इसी के लिए जो अपने सम्मान पाने के लिए, राजमाता का दर्जा पाने के लिए जो है स्वर्ण कुंवर जो है प्रशासनिक क्षेत्र में अपना जो है सहयोग स्थापित करने के लिए, ताकि प्रशासन में उनका भी महत्व रहे, इसी के लिए वो शामिल होती है भूमकाल के विद्रोह में। क्लियर है। तो ये फिर आगे हमने भूमकाल का विद्रोह का तो डिटेल वीडियो हमने बनाया ही है कि आगे चलकर क्या क्या कारण से भूमकाल का विद्रोह हुआ था। तो ये बेसिक था किस तरीके से हम भैरम देव के, अगर हम चरित्र के बारे में देखें कि वो किस मिजाज के थे, उनका प्रशासन में कैसा योगदान था, तो कहीं ना कहीं रानी चोरिस के विद्रोह से हमको उसकी एक स्पष्ट झलक दिखाई देती है कि किस तरीके से प्रशासन रहा होगा। तो आपको याद रखना है, रानी चोरिस के विद्रोह में प्रमुख भूमिका नावाबाई, फिर मानाबाई जो है आगे चलकर प्रशासन में नामाबाई का जो मानाबाई थी उनका कहीं ना कहीं हस्तक्षेप आया था। राजा ने उनको ज्यादा महत्व दिया, जिससे स्वर्ण कुंवर आहत हो गई और अंत में जो है वो भूमकाल के विद्रोह में जब रुद्र प्रताप ने उनको राजमाता का दर्जा नहीं दिए तो ये भूमकाल के विद्रोह में स्वर्ण कुंवर भी आ गए। क्लियर है। तो ये था बेसिक कुछ जानकारी जो रानी चोरिस के विद्रोह